नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल में। और इस शो में जैसे कि आप जानते हैं हम लोग चार्ट के ज़रिए नेक्स्ट वीक के मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं और बीता हफ्ता क्या कह रहा है, चार्ट में किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, उसको समझते हैं। और ये हमें समझाने के लिए सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ते हैं। तो लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि काफ़ी हद तक मार्केट ने एक बेस बनाने की कोशिश की और काफ़ी उतार-चढ़ाव था अलग-अलग खबरों की वजह से। 2 दिन तो आईटी की बहुत पिटाई हुई, फिर 1 दिन मेटल और इन सब की पिटाई हुई। तरह-तरह की मार्केट में खबरें हुई और ऐसा लगा मुझे एक बार कि बुल्स थक रहे हैं, फिर से थक रहे हैं। जो एक जोश आया था ट्रेड डील के बाद, वो जोश थोड़ा-सा ठंडा होता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट की रीडिंग क्या कहती है? क्या ट्रेड डील सारी पॉजिटिव न्यूज़ तो आ गई, ट्रेड डील हो गया, बजट हो गया, आधा रिजल्ट सीज़न हो गया, सब कुछ हो गया है। अब चार्ट क्या कह रहे हैं, मार्केट क्या चलने की तैयारी कर रहा है? सरवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरवीन जी बहुत-बहुत स्वागत है। और सब कुछ हो गया अच्छा खासा, लेकिन बुल्स ऐसा लग रहा है थके हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, बुल्स थक गए हैं? क्यों नहीं चल रहे ऊपर की तरफ? जी दर्शकों को भी बहुत-बहुत नमस्कार। देखिए अभी तो आजकल ट्विटर का खेल है, सब लोग ट्विटर पे ही सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, इतने भी बड़े-बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं। बट उसके बाद कुछ समझ में आया कि अभी ट्रेड डील जो फाइनल साइन होनी है, नहीं होनी है, कैसे उसके एकदम निटी-ग्रिटीज़ नहीं निकल के आए हैं और लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं। बट मार्केट देखिए बड़ा एफिशिएंट होता है और फटाफट कर लेता है जो भी करना है। तो वो दिन आप 26,300 के पास खुले और 26,300 के पास खुले आप, लेकिन वो आप पहला 3 मिनट मुझे लगता है कि आप वो 26,300 का वो जो ओपनिंग वाले टिक में जो भाव आया, बस उसके बाद तो फिर पूरा दिन बाज़ार 25,800 के आसपास उन दायरों में ट्रेड हुआ। तो वो एक 500 पॉइंट की तो हवा भर गई है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो एक 25,800 से लेके 26,300 के बीच में तो एक हवा रह गई, 3 मिनट में ही 2 ढाई 3 मिनट में ही वो कूल ऑफ हो गया। तो वो एक हुँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर वो बाज़ार उतना हाई खुला था। यहाँ पे अब कोशिश यही मुझे लग रही है कि सेंटिमेंट संभला रहे और भाव ऊपर के दिखते रहें, लोग बाज़ार में बने रहें, कहीं इस तरह का फ़ील मुझे आ रहा है। बट अगर आप इसको एकदम बारीकी से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस दिन में 26,300 का जो ट्रेड हुआ, टिक आया, उसको मैं बिल्कुल कतई वेटेज नहीं देता हूँ और मैं कहता हूँ 25,800 के आस-पास आपने वीवैप रखा उसके बाद, 1, 2, 3 घंटे आप उन एरियाज़ में ट्रेड हुए, 50-100 पॉइंट ऊपर, 50-100 पॉइंट नीचे। तो मेरे लिए वहाँ से 25,800, 25,700 की एक रेंज वहाँ निकल के आती है और ये 26,300 में जो मुझे लगता है एक हवा हुँ, जैसा सेटअप आ गया है, जब आप चार्ट देखेंगे तो वो समझ में आएगा। तो मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ तो अब वो जो और एज़ अ टेक्नीशियन आई एम हैप्पी। मैं मतलब एक बार ये तलवार लटक रही थी, अभी आएगी ट्रेड डील, तभी आएगी ट्रेड डील, अभी हो रही है, कल अभी हो रही है। अब ये हुँ, तलवार निकल गई है, तो अब ये क्लियर है कि भई ठीक है, प्राइस एक्शन अब उस शेयर बाज़ार एक ही न्यूज़ को बार-बार डिस्काउंट नहीं करता है। अब जिस भी कच्चे-पक्के रूप में ये आ गई है, आई थिंक मेरे हिसाब से अब बहुत ज़्यादा ट्रेड डील वाला जो भूत है, वो बाज़ार का अब निकल जाएगा, उतर जाएगा और अब वी आर बैक टू बेसिक्स। कहने का मकसद खाली इतना ही था। नाउ द मार्केट विल बी बैक टू बेसिक्स। डिमांड अब सप्लाई कैसे काम कर रही है, डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे, मंथली चार्ट्स पे वापस हम उसी गेम में आ गए और उसी गेम को अब हम देखेंगे। तो ओके। चार्ट जैसे आपने अभी दिखाया है, आप देखिए कि 24 वाले जो हमारे हाई थे सितंबर-अक्टूबर वाले, 26,300 वाले, हुँ, आप पूरे 25 में और अब आप ये 26 के पहले पहला अटेम्प्ट आपका 26 का है, 2 अटेम्प्ट आपने 25 में किए थे। देखिए इसलिए मैंने सर्कल बना दिए। 3 बार आपने उसको अटेम्प्ट किया 1-1, 2-2 महीने के गैप पे और तीनों बार आप 24 के बाद से जब उस नंबर पे जाते हैं तो तीनों बार वहाँ आप लटक जाते हैं। देखिए ये कैंडल भी एकदम लटका हुआ है वहाँ पे। तो किसी ना कारण से आप उधर जाके लटक जाते हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं 26,300 से। तो ये तो एकदम क्लियर कट इस वीक में भी और इस साल के स्टार्ट में क्लियर होता जा रहा है कि ये दायरा बड़ा ही क्रिटिकल होता जा रहा है और इसके अब बड़ा गेम तो इसके ऊपर ही है। बुल्स का बड़ा गेम अब इसके ऊपर ही है। अब बुल्स को इस प्राइस टेरिटरी को निकाल के जाना पड़ेगा डिसाइसिवली। तो मैं तो यही बोलूँगा कि 26,300 26,500 से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है बाज़ार, रिस्क रिवार्ड वहाँ पे फेवरेबल नहीं रह जाएँगे वापस से। अगेन मैं लॉन्ग हुँ, टर्म, मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के दायरे हम अभी डिस्कस करते हैं। तो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में जब भी हम 26,300 जा रहे हैं, हम बार-बार यही कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा अपसाइड ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा रिस्क रिवार्ड बचता नहीं है वहाँ से। नीचे के दायरे आपके वही खुले हुए हैं, जो मैंने नीचे की ऑरेंज लाइन मार्क की हुई है, जो कि 24 के लोज़ रहे, इलेक्शन लो उसके पहले सब 21,700, 21,300, 21,500, 21,800 वो जो दायरा था, राउंड फिगर कर दीजिए उसको 22,000। तो मुझे लगता है 22,000 तक के दायरे 21,800 22,000 के नीचे के दायरे खुले रहेंगे जब तक आप 26,300 26,500 का डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं करोगे। 26,500 मैं इसलिए बोल रहा हूँ
जैसे मैंने पहले हफ्ते बोला था, पिछले हफ्ते, कि वो 200 पॉइंट की कसक रह गई थी, वो एक टारगेट नहीं आया था वो ब्रेकआउट का। अगर वो आ जाता तो और भी मजा आ जाता। तो पता नहीं कि वो टारगेट आएगा अब कि नहीं आएगा, बट मुझे लगता है कि 26,300 26,500 से जब तक बाजार डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं करेगा, 22,000 का खतरा बना रहेगा। क्या इसको ये कहेंगे ट्रिपल टॉप बन गया है, मान सकते हैं इसको? जी। तो चार टॉप वहां बन गए, तो ये तो ट्रिपल टॉप तो आपको यही 25 और 26 के जो 3 टॉप देखेंगे, इसको आप बिल्कुल ट्रिपल टॉप बोल सकते हैं। बट मैंने क्या बोला कि वो जो पिछले 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 अभी इस वीक में जो हम गैप अप में जो हम 26,300 गए हैं, वो खाली एक छल था, छल। उसमें हवा है 500 पॉइंट। तो मुझे लगता ही नहीं कि वो वहां गया है। मुझे तो लगता है कि 25 के दोनों जो हाई थे वही थे, और इस बार आप 26,300 गए नहीं। खाली नाम के लिए आप पाला छू के आ जाएंगे, उसको जाना नहीं बोलते सर। ये कबड्डी के मैच में आप गए नहीं उस पाले में, आप खाली छू के चले आए, तो गेम बराबर बैठा नहीं मेरे हिसाब से। तो मुझे तो डे बाय डे, जैसे मैंने बोला, जैसे-जैसे दिन पास हो रहे हैं, हम्म। 26,300 अपनी मोहर लगाते जा रहा है, अपना कन्विक्शन बढ़ाते जा रहा है, और लोगों को भी अब समझ में आना चाहिए कि उन एरियाज़ के आस-पास या उसके ऊपर बाजार किन्हीं कारणों से, कारण क्या है, हमें नहीं मालूम। कारण 6-9 महीने के बाद आएँगे कि बाजार क्यों नहीं चला या बाजार क्यों चला। बट फिलहाल ऐसा लगता है कि गेम उन्हीं के हाथ में है कि बाजार नहीं चल पाएगा, रिस्क बना हुआ है 22,000। अच्छा, जिसने भी सोमवार का चार्ट देखा होगा, बड़ा जी, इंटरेस्टिंग चार्ट था। गैप अप और गैप जी। डाउन एक ही कैंडल में था। वो जितना बना ये खुला तो मैं उतना ही तेजी से गिरा, और उसके जी, बाद पूरे जी, दिन कुछ नहीं हुआ, उसी जी। लाइन पे पूरा दिन रहा वो। जी, जी, जी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बाज़ार, मेरे को लगता है ऑलरेडी ये ट्रेड डील का जितना बिगुल बज रहा था, अ, बाज़ार 3-6 महीने में उसको पचा चुका था। बाज़ार को बहुत ज़्यादा इससे, मुझे लग रहा है, थी उम्मीद नहीं थी, और वो दिख भी रहा है। वापस से अब आप देखिए एफआईआईज़ की सेलिंग वापस से चालू हो गई है। एक आध दिन बाइंग थी उनकी, बट वापस उनको भी लग रहा है और वापस सेलिंग चालू हो गई है, और वापस आप उन्हीं दायरों में आ गए हैं। तो अब मेरे लिए लगता है ऐसा है मुझे कि 25,500 जो हमने उस दिन लो किया, और 26,300, अगर बाजार को थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि अब ये डील के बाद थोड़े लेवल्स ऊपर आ गए, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो गई, थोड़ा बेयर्स का भी जो पोजिशनिंग है वो शिफ्ट होगी। मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन, मुझे लगता है हम्म। शायद आप 25,500 और 26,300 की रेंज ट्रेड कर ले जाएँ, और उसके बाद आपका 25,500 टूटे या 25,300 दोबारा से टूटे, तब आपको और सेलिंग आती हुई दिखेगी। ओके, अगला चार्ट है हमारा निफ्टी 500 का। इसमें जी। भी लगभग वही कहानी है। मैंने निफ्टी का चार्ट डेली दिखाया, और निफ्टी 500 का चार्ट मैं वीकली इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखिए साहब, वो जो हमने जिस बॉक्स को जिस ब्लू बॉक्स को हमने 26-27 हफ्ते ट्रेड किया था, उसका ब्रेकआउट किया, जा नहीं पाए, ब्रेकआउट नहीं कर पाए। लेकिन आप देखिए, विरोधाभास देखिए पिछले हफ्ते का, मतलब या इसी हफ्ते का जो हमने बंद किया है, इसी हफ्ते में उसी बॉक्स का हाई भी आपने टच कर लिया, इसी हफ्ते में उस बॉक्स का लो भी टच कर दिया। तो 26 हफ्ते का काम आपने एक ही हफ्ते में कर लिया है। इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है ना, ये, इसको आप वॉलेटिलिटी को शांत होने में थोड़ा 1-2, जैसे मैंने ना 8-10 दिन दीजिए, थोड़ी वॉलेटिलिटी शांत होगी, और वापस से जो बाज़ार का जो ट्रू नेचर या उसकी चाल जो है वो खुल के आएगी। तो फिलहाल तो मुझे यही लगता है कि इस कैंडल को मैं, इस न्यूज़ बेस्ड कैंडल को मैं थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही ले रहा हूँ, और हम अपने पिछले हफ्ते के व्यू के साथ ही चलते हैं कि हम्म। थोड़ा मार्केट अभी भी बेयर्स के कंट्रोल में ही है। हमने कहा था कि 25,500 का डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा, तो हमारा मतलब ये नहीं था, इस तरह का ब्रेकआउट हमें नहीं चाहिए था कि जिसमें 500-700 पॉइंट हवा भर जाए और ट्रेडिंग कुछ खास हो ना, और खाली एक ट्रैप जैसा बन जाए। तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी वही सोच के चल रहा हूँ कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ऊपर के दायरे बंधे हुए हैं, और पैक है ऊपर, 26,300 की सीलिंग निफ्टी के लिए पैक है। यहाँ पे भी आपको दिखेगा 24,000, 24,300 के बहुत ज़्यादा ऊपर निफ्टी 500 भी नहीं जा पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपके नीचे के दायरे खुले, देखिए नीचे का बॉक्स आपका जो था वो 22,300 के आसपास, आई थिंक वो 22,300, 22,400, वो मुझे लगता है इसी हफ्ते में 22,400 भी हुआ, इसी हफ्ते में आपका 23,800 भी हुआ निफ्टी 500 के लिए। फिर भी मुझे लग रहा है कि इसी बॉक्स में आप रहेंगे, रुझान हल्का सा नरम ही रहेगा, और इस कैंडल को मैं थोड़ा-सा पिंच ऑफ सॉल्ट से ले रहा हूँ, तो ये हफ्ता आने वाला भी क्रूशियल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बट अभी भी मान के चलूँगा कि हल्का-सा पलड़ा, थोड़ा-सा, लुकिंग एट व्हाट मार्केट हैज़ डन, चल नहीं पाया इतने बड़े न्यूज़ पे भी, हल्का-सा रुझान अभी भी बेयर्स के हाथ में, पलड़ा थोड़ा-सा भारी है। ओके, एक चार्ट और देखते हैं, फिर उसके जी, आगे तफसील करेंगे। निफ्टी जी, आईटी, इसमें एक खबर आई जी, इसी जी, हफ्ते कि एक एंट्रोपिक नाम की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं, छोटी कंपनी है, लेकिन उसने कुछ ऐसे
एआई मॉडल्स बना दिए हैं जो सेल्फ करेक्शन करते हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नोट और ये सब जितनी लीगल चीजें हैं वो खुद ही कर लेते हैं, उसमें थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है। और इस खबर के बाद आईटी कंपनी की ऐसी धुलाई हुई है ग्लोबली, और अपने यहाँ तो कुछ ज्यादा ही, मतलब टीसीएस से स्टॉक 7-7% गिरे एक एक दिन में। तो जी आईटी की जो एक कहानी बन रही थी वो बनते बनते अचानक से धो दी, और पिटे हुए सेक्टर को धोया। ऐसा भी नहीं था कि चल गया हो तो धो दिया हो, ये तो बिल्कुल बेचारा चला भी नहीं था। उसके बाद इसकी बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। क्या आईटी में अब नीचे की तरफ का ज्यादा रास्ता खुल गया है? आईटी की स्टोरी जो बनी थी नीरज जी, वो ख्यालों में बनी थी मेरे हिसाब से। अगर आप चार्ट देखते हैं ना, तो कोई स्टोरी थी ही नहीं कभी भी। एक फॉल्स, हम्म। देखिए आप, मैंने ये डेटा इसलिए 2020 ऑलमोस्ट कोविड लो के पास से हमने ये डेटा इसलिए डाला है कि भाई उस समय बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम और उस पूरी लहर में ये सेक्टर चला। और क्या बेहतरीन चला कि भाई 10,000 वाला इंडेक्स 30,000 हुआ। ठीक है, 30,000 क्या, बाद में तो 40 भी हुआ, मतलब 10,000 वाला इंडेक्स आपका 39,000, ये जो मेरी ऊपर की ऑरेंज लाइन है वो तकरीबन हम्म। 39,000 के आसपास है, जहां पे वो रेड एरोज बने हुए हैं। एक ही बार बिटवीन आई थिंक जून जून टू अगस्त वाले पीरियड में, जून टू सितंबर वाले पीरियड में 2024 में आपने ये 39,000 का ब्रेकआउट करके ऊपर में 46-47,000 के हाईज आपने वहां पे निफ्टी आईटी के लिए रखे थे। तब भी हम बहुत ज्यादा सस्पेक्ट थे इसमें, और हमने कहा था कि नहीं भाई, ये बहुत उसमें दम नहीं है लॉन्ग रन में, ये इंडेक्स सबसे पहले अटकेगा। और सबसे ज्यादा नेगेटिव हम इसी इंडेक्स में थे उस समय। तो थॉट ये है कि अब आप उस ऑरेंज लाइन को देखिए, बारिंग अपार्ट जून टू सितंबर 24, आप 39,000 40,000 के ऊपर टिक ही नहीं पाए हैं। और पिछले हफ्ते का अगर लोग पॉडकास्ट देखें, और जाके देखना भी चाहिए, हमने यही बोला था हम्म। कि डार्लिंग ऑफ द स्पेसेस, इस पूरे बुल मार्केट का डार्लिंग क्या रहा था, ऑटोज एंड एफएमसीजी टू सम एक्सटेंट। ये इंडेक्स भी आप देखिए, कोविड के बाद से आईटी आईटी की इतनी थीम बजी थी, वर्क फ्रॉम होम, जूम कॉल, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर वाले थे, जिनके जिनकी कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर थे जितने, वो सब कंपनीज में बहुत ट्रैक्शन रहा था। तो ये भी इंडेक्स 4 गुना हुआ नीचे से, 4 साढ़े 4 गुना हुआ। तो ये तो बिल्कुल चलने से इनकार कर रहा है। एक अगर आप जून वाला पीरियड, जैसे मैंने बोला, इग्नोर कर दें, तो 40,000 39,000 के ऊपर ये टिका ही नहीं है। इसको अब 5 साल हो गए हैं, 6 छठा साल चालू है कि ये 40,000 के ऊपर जा नहीं पा रहा। और इतनी बड़ी गुड न्यूज़ के साथ भी जब बाजार की आई थी, बाद में इनके लिए तो चलिए खराब न्यूज़ आ गई, एआई इज़ नॉट गुड फॉर देम, तो देखिए चल नहीं पा रहा है। तो मुझे लग तो रहा है कि इसमें 4-5 साल से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। इसका मतलब क्या आप बोलेंगे, बॉटम लाइन 40,000 के आसपास निफ्टी आईटी में 5 साल से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्योंकि आपने उसको वहां रोक दिया है। तो अब इतना लंबा जब डिस्ट्रीब्यूशन चला है, तो आई थिंक जब ये नीचे के लेवल्स टूटेंगे, अब वो जो नीचे की ब्लू लाइन है उस पर फोकस रखिए। 35,500 के आसपास के नंबर अगर मुझे लगता है टूट गए, तो पहली बात तो आप वहीं पहुंचेंगे, वो जो इलेक्शन वाले जून लोस थे 24 वाले, हम्म। वो तकरीबन 31,000 के आसपास है, 31,300 के आसपास। तो आई थिंक 31,300 का दायरा तो एटलीस्ट मुझे यहाँ खुलता हुआ दिख रहा है, 35,500 जैसे ही टूटा वैसे ही। और यस, अगर ये 5 साल का एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप बिल्कुल वो जो नीचे के जो थोड़े दायरे दिख रहे हैं, जहां मैंने अभी लाइन नहीं बनाई है, 27,000 के आसपास, आई थिंक उन दायरों की तरफ भी आप फिसलते हुए बिल्कुल मुझे दिखेंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ तो दबदबा केवल बेयर्स का ही है। ये ये सेक्टर आई थिंक अभी बेयर्स के कंट्रोल में है, और 35,500 के नीचे मोमेंटम नीचे की तरफ का बहुत शार्प पिकअप हो सकता है। और मुझे लगता है 31,300, और ये सारे टारगेट थोड़े आजकल जल्दी आ जाते हैं, लेकिन मैं मान के चलूंगा 3 से 6 महीने में आपको यहाँ पे 31,300 भी आता हुआ दिख जाएगा, और 9 से 12 महीने का अगर आपका दायरा है ट्रेड्स का, तो मुझे लगता है 27,000 भी निफ्टी आईटी में आ जाएगा। जिस तरह के कैंडल्स मंथली और वीकली बने हैं, मुझे यहाँ उम्मीदें अब थोड़ी मेरी कम होती जा रही है डे बाय डे। एक समय में लगा था कि शायद हम सोच रहे थे जब कि क्या चला सकता है, तो लग रहा था कि आईटी पिटा हुआ है और आईटी का वेटेज भी अच्छा है, आईटी चले तो शायद निफ्टी संभले। बट आईटी नहीं चला, मेटल्स ने कोशिश की, मेटल्स भी ब्रेकआउट के बाद मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम कम हो रहा है। ऑटोज फेल हो रहे हैं जो लीडर्स थे, एफएमसीजी फेल हो रहा है जो लीडर्स थे। तो ये 4-5 सेक्टोरियल पैक्स देख के मुझे लग तो रहा है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन अपसाइड में नहीं है, और ये तो ऑलरेडी वीक सेक्टर है। तो जिस दिन पिटेगा, सबसे ज्यादा पिटाई इसी की होगी। निफ्टी ने गिरना जब मोमेंटम पकड़ा नीचे का, आई थिंक यहाँ पे आपको पिटाई ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि बहुत अंडर ओनरशिप है, इसलिए जी अगर थोड़े से रुझान ऊपर की तरफ आए तो आईटी चलना चाहिए। एक्चुअली यही थीसिस बनाई गई थी कि आईटी में ओनरशिप कम है, और एक दूसरी थीसिस ये चल रही कि जब एआई ट्रेड यूएस में फेल होगा तो पैसा फिर आईटीईएस की तरफ आएगा, जिसमें भारतीय कंपनियां आएंगी। लेकिन वो थ्योरी तो भाई चल नहीं रही है। अब वो एक नया जो एंट्रॉफिक ने शगुफा छोड़ा है वो रियल है, और उसकी वजह से तो मतलब पूरा गेम ही चेंज हो गया।
नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। ये जो टैक्टिकल प्ले होता है ना ओवरबॉट ओवरसोल्ड का, कि क्या बहुत हम्म, चला है, वहाँ मुनाफा पाने की कोशिश हेज फंड, ये जो टैक्टिकल फंड्स होते हैं, या जब आप टैक्टिकल सोचते हैं कि भाई मैं अल्फा कैसे जनरेट करूँ, तो आप सोचते हैं जो चीज़ बहुत चली हुई है और लग रही है पक गई है, वहाँ मैं बेचूँ। जो चीज़ शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पिट गई है, ओवरसोल्ड हो गई है, वहाँ मैं बाय करूँ। तो ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जो टैक्टिकल प्ले होता है ना स्विच वाला, वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए ठीक रहता है। बट जब लंबे समीकरण आप देखते हैं ना, वहाँ ये काम नहीं आता है। जब 5 साल का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, तो शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्ले आप 1-3 महीने के लिए कर लीजिए, बिल्कुल मैं ना नहीं बोलता हूँ। कई बार ये ट्रेड्स बनते हैं टैक्टिकल प्ले वाले 3 महीने के लिए, कि आईटी ले लिया, बहुत पिटा हुआ है, एक्स-वाई-ज़ेड ऑटो भेज दिया या फार्मा भेज दिया सामने, और फिर जब उस पेयर में 5, 7, 8% बन गए, तो आईटी को वापस कवर आईटी 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 को भेज दिया, और जो शॉर्ट ट्रेड था उसको कवर कर लिया। ये होता है, बट ये सब हम्म, 1, 3, 6 महीने के लिए आप करेंगे तो अच्छा रहता है। लॉन्ग रन में जहाँ पे बड़े ट्रेंड मैच्योर हो रहे हैं ना, वहाँ ये स्ट्रैटेजी कभी-कभी बैकफायर कर जाती है, और वीक सेक्टर में गलती से आपने लॉन्ग कर लिए, टैक्टिकल प्ले समझ के कि भाई ये तो चलेगा, और उधर अगर आप फँस गए, बहुत पैसे लग सकते हैं, बहुत पिटाई हो जाती है उसमें। तो वो पेयर्स को बहुत जल्दी अनवाइंड भी करना पड़ता है। तो जो ये लोग करते हैं, ये स्पेशलाइज़्ड काम है, ये सबके बस का रोग नहीं है। तो करने वाले उसमें स्टॉप लॉस भी रखते हैं बिल्कुल। बट वीक सेक्टर आपने पकड़ा बाउंस समझ के और बाउंस नहीं आया, तो फिर मेरा वही स्टेटमेंट, कि टायर्ड बुल इज़ अ 2x बेयर। तो आप बुल हैं और सडनली आपको लगा कि आपसे गलती हो गई है, तो आप 2x बेयर हो जाएँगे। आप सेक्टर को पहली बात तो लॉस बुक करेंगे और कोशिश करेंगे कि और बेचें, तो बहुत ज़ोर से सेलिंग हम्म। आती है। पता है मतलब इतनी सारी अच्छी खबरें आ गई और ट्रेड डील भी हो गई। ट्रेड डील में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने कही कि अब वो सब चीजें निकल गई, अब डिटेल में निकलेगा क्या उस पर तय होगा, और डिटेल क्या है भैया किसी को नहीं पता। हम तो डे वन से इंतजार कर देखिए, रहे हैं, बड़े मैं भी बड़ा खुश हुआ था कि यार ट्रेड डील हो गई। अब उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो बता, हफ्ता हो गया डिटेल ही नहीं आ रही है। अब डिटेल नहीं हो गया आएगी है कि वो तो शादी के कार्ड बँट गए, लेकिन अभी फेरे और डेट नहीं दी, कि फेरे किस दिन होंगे वो डेट हाँ, नहीं आई बिना है। डेट के कार्ड तो बटे हुए हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो वो डेट कब सर, आएगी। सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, और राइट। सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पता है एक चीज मैं बताऊं कि जो भी कन्विक्शन है वो जी। इतनी अच्छी खबरों के बावजूद आपके विचार जो है ना बहुत ही ब्रूटल और क्रूड है। और ये कन्विक्शन बहुत रेयर होता है सरवेन जी, ये मतलब बहुत स्टडी के बाद आता है ये कन्विक्शन, कि आप किसी झांसे में नहीं आ रहे हैं, किसी नैरेटिव में नहीं फंस रहे हैं। आप कितना कर जी, लो लेकिन मैंने जो पढ़ रखा है मैं उसको ही मानूंगा, आपकी बातों में जी। नहीं आऊंगा, ये मुझे साफ दिख रहा है। नहीं, नहीं, आपको मालूम ही है कि 20 साल से एकदम प्योर रखने की कोशिश की है। मैं मैक्रो और ये सब चीज़ें ज़्यादा देखता नहीं हूँ। मैं इवेंट के पहले अलर्ट ज़रूर रहता हूँ, कि इवेंट देख लूँ कि इवेंट पलटा किधर। इवेंट देख हम्म, लेता हूँ, उसके बाद फिर गो बैक टू बेसिक्स। अगर जैसे कि मैंने कहा इस चार्ट पे, अगर निफ्टी आईटी में 5 साल से सेलिंग चल रही है, वो चार्ट ये क्लियरली दर्शा रहा है। इसमें कुछ इफ, बट, येस, नो, इसमें शक-शुबा का चांस ही नहीं है। ये 39,000 के ऊपर कुछ भी कर ले। एक बार गया था वही जो 24वें जून सितंबर में, उसके बाद से ये 3-4 साल हो गए हैं, ये जा ही नहीं पा रहा है 39,000 के ऊपर। कारण बाजार को अपने अंदर मालूम है, कोई ना कोई तो इस लेवल को देख रहा है, किसी ना किसी के रेशियो में ये बैठा हुआ है, किसी ना किसी के ज़हन में ये बैठा है, कि जब-जब 39,000 आता है, तब-तब वो माल बेचता है। जब-जब 39,000 आता है, तब-तब वो माल बेचता है। और मैं हर बार, बार-बार ये एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग यही बोलता हूँ, किसी भी बड़े इंडेक्स या किसी भी बड़े स्टॉक के भाव को रोकने के लिए एक और एक ही चीज़ चाहिए, डिलिवरी बेस्ड सेलिंग। अब वो कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, कौन बेच रहा है, वो सब में नहीं जाते हैं। बट 39,000 पे निफ्टी आईटी में ज़बरदस्त डिलीवरी बेस्ड सेलिंग है। नीचे के दायरे टूटेंगे तो आपको नीचे के और दायरे खुलते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए अभी दो जी, और इंटरेस्टिंग चार्ट हैं। एक है ये जी, वर्ल्ड इंडेक्स, ऑल कंट्री जी, वर्ल्ड इंडेक्स, जो 143.21 पर खड़ा है। यार इसका चार्ट तो जी, अच्छा लग रहा है, एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है ये। जी। लेकिन ट्रेंड इसमें ऊपर है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसका मोमेंटम ने इसका साथ छोड़ दिया। इसको हमने 140 के आसपास कवर करना शुरू किया था, 1-2 बार पॉडकास्ट में दिखाया था कि 140 के आसपास, कि भई यहाँ पे भी अब मोमेंटम खत्म हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ सेल सिग्नल्स या सेल साइड के पैटर्न्स बन सकते हैं। तो जो रेड वाली बेयर कंट्रोल लाइन है, इसके बियॉन्ड जा नहीं पा रहा है, और अब जिस तरह का मोमेंटम सेटअप्स है वो यहाँ मैंने दिखाया नहीं है, मतलब क्योंकि अब मैं यहाँ सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं खाली बता रहा हूँ कि जो मेरे ओवरऑल प्रोप्राइटरी मोमेंटम सेटअप्स हैं, या जो मेरे ओवरऑल जो मैं वेव काउंट्स लेके चलता हूँ, हम्म, उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे भी लगता है कि एक लार्जर सेटअप यहाँ खत्म हो गया है, पहली बात। दूसरी बात, जो बड़ी वाली ऑरेंज लाइन है, उसको गौर से देखिए।
जो बड़ी वाली ऑरेंज लाइन है इसकी 123.90 पे या 124 पकड़ लीजिए, वो है निफ्टी का 26,300। निफ्टी जब हम्म 26,300 था सितंबर अक्टूबर नवंबर 2024 में, तब एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स 124 पे था। एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने भी वहां से एक हाई बना के एक अच्छा डिसेंट करेक्शन किया, ठीक है। इसने बहुत बहुत प्रॉपर एक 25-30% का करेक्शन किया था उस इवन ईयर के लो में। तो 124 से तकरीबन तकरीबन ये 100 के आसपास, 100 के नीचे जाके आया था। तो इसने 25-26% का अच्छा करेक्शन किया था, जो कि निफ्टी ने नहीं किया। निफ्टी ने खाली 17% किया, 17 या आई थिंक 16-17, अपने 26,300 से हम 22,000 मोटा मोटी गए, तो एक 16-1%, 17% करीब हमने करेक्शन किया। तो वहां पे भी निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था तब। लेकिन अब आप देखिए कि निफ्टी सेंसेक्स कितना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कि इसने 26,300 वाले हाई को निकाल के 147 148 के आसपास एक नया हाई रख लिया। ये वहां से तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट 15% ऊपर चला गया, 20%। हम्म और निफ्टी और सेंसेक्स नहीं, निफ्टी नहीं चल पाया। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि कितना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है इंडिया का विजाविज ग्लोबल पीयर्स, ग्लोबल इंडाइसेस। पहली बात तो ये एक चीज दर्शाता है कि भाई अपने पास वीकनेस है। निफ्टी की वीकनेस भी इसने प्रूव कर दी, और अभी तक निफ्टी में वीकनेस प्रूव तो हो चुकी है, लेकिन उसका असर नहीं आया है। मतलब जो एक इवन ईयर का 25% का करेक्शन है वो नहीं आया है। तो वीकनेस प्रूव हो चुकी है, लेकिन असर नहीं दिख रहा। तो जरूर आएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। वी आर 80-90% श्योर कि वो असर आएगा। 10% के लिए तो हमारे पास भी व्यू चेंज करने के लिए स्टॉप लॉस रहता है। बट 80-90% श्योर हम इस चार्ट को देख के हैं कि निफ्टी की वीकनेस रंग लाएगी नीचे की तरफ। हम्म अब वही वीकनेस इसमें भी कहीं थोड़ी-थोड़ी अब दिखने लगी, मोमेंटम इसका भी अब फेल हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि वो जो छोटी सी एक रेड लाइन मैंने बनाई है नीचे में, छोटी वाली, वो टूट गई है हम्म यहाँ पे। और देखिए निफ्टी 500 जैसा बॉक्स इसने भी बनाया था। देखिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, निफ्टी 500 जैसा बॉक्स इसने भी बनाया था। ये भी उस ब्रेकआउट के टारगेट नहीं ले पाया, तो इसने भी वीकनेस का संकेत दे दिए। तो मोमेंटम वाइज एंड ओवरऑल पैटर्न वाइज अब ग्लोबली भी वीकनेस के संकेत आने लगे हैं। ब्रेकआउट्स जो हुए हैं उनके टारगेट्स लॉजिकल आ नहीं रहे हैं। बुल्स के अंदर उतना दमखम नहीं बचा है कि ब्रेकआउट्स को वैलिडेट कर पाए, ब्रेकआउट्स को प्रूव कर पाए। तो बुल्स भी खेल ये उनके हाथ से छूटता जा रहा है। ठीक है, इतने लंबे खेल में जब आपका 5-6-8 साल की चौसर बैठी है, इतनी बड़ी बिसात बैठी है, तो उसमें 1-2-3 महीने मेरे हाथ एग्जैक्ट डेट मेरे हाथ में नहीं है। बट ये यहाँ पे भी अब मुझे क्लियर कट वही लग रहा है कि बुल्स आर नाउ गेटिंग वीकर एंड बेयर्स विल टेक कंट्रोल। और यहाँ पे तो देखिए शॉर्ट सेलिंग और सेलिंग सब अलाउड है ठीक से। यहाँ तो आप बोरो करके भी अच्छे से शॉर्ट कर सकते हैं, या कैश सेटल्ड यूएस में तो आपको अच्छे से बोरोइंग मिलती है, स्टॉक्स मिल जाते हैं और आप उसको लेके स्टॉक्स ही शॉर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लगता है कि अब वो प्रेशर बिल्ड होगा। और यहाँ पे हम्म भी मैं सारे वही सिम्टम्स वही हैं कि इनटू एवरी न्यू हाई ब्रेथ जो है वो कम होती जा रही है। नंबर ऑफ स्टॉक्स पार्टिसिपेटिंग इन द न्यू हाई और मोमेंटम वाइज जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो सब धीमे-धीमे ब्रेथ नैरो होती जा रही है। ये सब होने के बाद असर यही आता है जो मैंने बोला, एक बार बाजार 20 से 25% नीचे जाता है। तो वो टारगेट्स अभी कहीं पे भी ग्लोबली आए नहीं है। मुझे लगता है जब वो आ जाएँगे, उस समय हम भी देखेंगे कि लेने जैसा कुछ बनता है तो हम भी ज़रूर लेने की कवायद करेंगे। बट फिलहाल तो मुझे हम्म लगता है कि ड्राई पाउडर रखें ग्लोबली, अब तो मैं बोल रहा हूँ। ग्लोबली जो लोग हमको सुन रहे हैं, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, आई थिंक पोर्टफोलियोज़ में थोड़ा ड्राई पाउडर रखें, 25-30% रखेंगे, बहुत काम आएगा आपको। किसी पैनिक में, या जैसे वो वॉरेन बुफे साहब बोलते हैं, खुद भी बड़ा कैश लेके इस बार बैठे हुए हैं कि ब्लड ऑन द स्ट्रीट, वैसा कुछ सिनेरियो बना तो आई थिंक फिर पैसा आपका वो काम आएगा, आपका ड्राई पाउडर आपको काम आएगा। अच्छा फिर से पोज़ीशन बनाने के लिए। जी। अच्छा, लगे हाथ फिर ये डॉलर इंडेक्स भी बताइए भाई, ये तो 97-72 पे है इस समय, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, सबसे सबसे खराब संकेत तो मुझे यहीं से आ रहे हैं, मतलब बाज़ारों के लिए। हर आदमी इस हम्म समय एक कंसेंसस ट्रेड है दुनिया में, सेल डॉलर। डी-डॉलराइज़ेशन इज़ अ कंसेंसस ट्रेड। अगर ये इतना प्लेन और सिंपल वनीला, प्योर वनीला ट्रेड होता, तो ये जो नीचे वाली जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है, ये जो आप हम्म देखिए, और ये सबके पास है चार्ट में। ये मंथली चार्ट में आप देखिए, ये किसी कारण से ये लाइन बाज़ार जो है 12-13 साल से इसको होल्ड करता है और तोड़ नहीं पा रहा है। अगर इतना बड़ा डी-डॉलराइज़ेशन होना था और ये सब होना था, तो अब तक ये सब लाइन टूट जानी चाहिए थी। अगर लॉन्ग टर्म, इफ पीपल आर कॉलिंग अ लॉन्ग टर्म डिमाइस ऑफ द डॉलर, तो ये 16-18 साल का जो ट्रेंड सपोर्ट था, ये टूटना चाहिए था अभी इस बार तो, क्योंकि तोड़ा भी था। इंट्रा मंथ आपने गए महीने में इसको तोड़ा था, बट आपने वापस उसके ऊपर आके 95 के ऊपर बंद कर लिया। तो मुझे लगता है कि जब तक 94-95 नहीं टूट रहा है, आई एम अ कॉन्ट्रेरियन। मैं डॉलर बुल हूँ, पूरी दुनिया डॉलर बेयर है, बट मैं डॉलर बुल हूँ और मुझे लग रहा है कि ये एक बार सबको पकड़ लेगा बहुत जोर से, और ये चलेगा। मुझे लगता है कि ये चलेगा और ये अच्छा चलेगा।
डॉलर्स के शॉर्ट्स कटेंगे, कंसेंसस ट्रेड है, डॉलर्स के शॉर्ट कटेंगे और मुझे लगता है एटलीस्ट अभी तो कम से कम मुझे लगता है 104 105 वाला बाउंस तो आएगा ही आएगा, बाद में ऊपर भी जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बट मुझे लगता है कि डॉलर में लोग ट्रैप होंगे शॉर्ट साइड में, और अगर डॉलर चला तो बाकी सारे एसेट क्लासेस गिरेंगे। और पॉसिबली देखिए गोल्ड सिल्वर इज अ वेरी शार्प, सिल्वर का जो रिएक्शन आया है और गोल्ड में जो हल्की सी नरमी आई है और सिल्वर में जो शार्प रिएक्शन आया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो पूर्वाभास आपको दे रहा है कि डॉलर अब भागने वाला है, डॉलर भागने वाला है, इसलिए सिल्वर की पिटाई हो गई। अच्छा, आपकी बात का सपोर्ट इससे मिलता है कि पिछले हफ्ते जब नए फेड चेयर का नाम अनाउंस किया गया वॉस का, तो उनको उनके बारे में ये सब कहानियां आने लगी कि वो डॉलर की स्ट्रेंथ में लाएंगे, बहुत ज्यादा रेट नहीं काटेंगे, वो थोड़ा दूसरे टाइप के हैं। यानी किसी ने तो ये कहा था कि वेरी बैड चॉइस और बैड चॉइस में ट्रम्प ने बैड चॉइस को लिया है, वेरी बैड चॉइस को नहीं लिया, कि अगर वो उनको ले लेते दूसरे वालों को तो ज्यादा खराब होता, लेकिन ये कम खराब लिया, इसलिए डॉलर में स्ट्रेंथ आई। और एक्चुअली ये नैरेटिव बना भी था जिस समय गोल्ड सिल्वर की पिटाई हो रही थी, कि इसी वजह से गोल्ड सिल्वर में बहुत तेज गिरावट आई है। तो आपका ये कहना है कि अभी यहां से या तो 94 तोड़ दे ये, अदरवाइज एक बड़ा बाउंस इसमें आएगा और 104-5 तक भी जा सकता है, और उस समय तो वाकई फिर सारे एसेट क्लास में दिक्कत आ जाएगी, एक्सेप्ट कि यूएस मार्केट चलने लगेगा फिर और जोर से। यस पॉसिबल, यूएस मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। यस, वो पॉजिटिव हो सकता है। तो कुल मिला के अभी तक के जो हमारे चार्ट दिख रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हो कि 26,300 एक तरीके से लोहे की रेखा बन गई है निफ्टी के लिए। अब वो पार करना उसके लिए बहुत ही मतलब नाको चने चबाने वाली ऐसी बात हो गई, और ये बात सही भी कि मतलब कितने अटेम्प्ट मार चुका है वो तोड़ ही नहीं पा रहा उसको, 3 अटेम्प्ट मार चुका है। तो तीन, देखो 3 तो आप कह रहे हो जो क्लोजिंग बेसिस के हैं, मेरे हिसाब से कम से कम 1.5 दर्जन अटेम्प्ट मार चुका है वो 26,000 के ऊपर। वो इंट्राडे अपनी मॉर्निंग जोड़ेंगे तो इवनिंग डेढ़ रिपोर्ट में क्या, रोज बोलता हूँ। इंट्राडे जोड़ेंगे तो 1.5 2 दर्जन अटेम्प्ट मार चुका है, 2 दर्जन अटेम्प्ट मार चुका है इंट्राडे जोड़ेंगे एग्जैक्टली, तो। मैं अपनी इवनिंग रिपोर्ट में जी बोलता हूँ यार 26,000 के ऊपर ना पनौती बन गई है, स्पेशल 26 हो गया है, जैसे 26 ऊपर जी जाता फिर नीचे आ जाता है, और अब तो जी क्लोजिंग बेसिस पे भी 3 बार हो गया। तो जी 26 एक बहुत ही डिफिकल्ट लाइन है। अच्छा, पहले गपशप करें हम थोड़ी सी, और उससे बात बता दें लोगों को कि ये डिस्क्लेमर है, इसमें सरवेन जी का भी है और इन जनरल भी है। तो जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको आप एक एजुकेशनल पर्पज से मान के चलिएगा। किसी भी तरीके की बाई सेल होल्ड व्यू, इस सब अपने हिसाब से आप बनाइएगा अपने एडवाइजर से पूछ के। और इसकी 3 प्लेट है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, स्टिल करके रोक करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए है और आपकी जिम्मेदारी के लिए है, और इसीलिए स्पेसिफिकली ये हम लोग दिखा रहे हैं। इसमें हमारा लोगों का सिर्फ योगदान ये कि हम आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाने की कोशिश करते हैं। 22 सेल जो भी करना है वो आप अपने हिसाब से करिएगा। तो सरवेन जी, ये जो लक्ष्मण रेखा खिंच गई है लोहे वाली, जी। क्या ये कोई कोई एक हवा का झोंका आ सकता है जो इसको तोड़े, कि बिल्कुल संभावना नहीं है? टिपिकली जिस तरह से डिमांड सप्लाई की सिचुएशन चल रही है तो संभावना कम है। देखिए एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आप हमेशा कहते हैं देयर इज नो होली ग्रेल, कोई कोई हमारे पास कोई पारस मणि तो है नहीं, ना ही हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि हम 100 में 100 सही जाएंगे। मार्केट्स इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल गेम, कि आप कितनी बार सही जाते हैं, कितनी बार गलत जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्ट्राइक रेट। और उसके बाद कि आप कितना टेबल पे पैसा दांव पे रखते हैं और कितना कमाते हैं, विच इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड, कि भाई मैं 1 रुपया रिस्क पे डालूंगा तो मैं 2 रुपए कमाऊंगा या मैं 3 रुपए कमाऊंगा। तो 1:2 से कम का कोई भी रिस्क रिवॉर्ड हो तो ऐसा तो कोई गेम हम खेलते ही नहीं, मतलब ऐसा कोई थॉट हम बनाते ही नहीं जहां पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, जहां पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ना रहे, और जहां पे हमें दिखे कि 70-80% प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही है हमारे फेवर में। तो जैसे मैंने अभी शो के बीच में ही बोला कि 80%, 80-85% वी आर श्योर कि ये अब 26,300 और 26,500 के ऊपर नहीं जा पाएगा। 26,500 मैं बार-बार इसीलिए बोल रहा हूँ, ये एक छोटा-सा एक टारगेट पेंडिंग रह गया था, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये नहीं जा पाएगा, ऐसा अभी अभी का मानना है। बट एक लार्जर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड में देखेंगे, तो आपको ट्रेड 26 और 26,300 के आस-पास ही जितना उठाएँगे, उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस अगर एक 27,000 के राउंड फिगर के ऊपर रखेंगे, तो आपने 700 पॉइंट का सपोज़ स्टॉप लॉस रखा और आपने 26,000 या 26,300 के आस-पास बेचा, तो 700 या 800 1000 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में आप 22,000 का रिस्क देख रहे हैं। तो आपको 4,000 पॉइंट का तकरीबन गेन है, और से 1000 या 700 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। ये हो गया 1:4 रिस्क रिवॉर्ड, और इस थॉट पे हम 80% श्योर है। 20% के लिए तो स्टॉप लॉस रहता ही रहता है। तो इतना भी अगर आपने पैरेटोज लॉ को भी फॉलो कर लिया, 80-20 रूल, तो मेरे ख्याल से काम हो जाएगा।
बट ये होते वक़्त रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होना ज़रूरी था, जो कि मुझे लग रहा है कि है। रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है कि हम कोई बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं दे रहे हैं इस ट्रेड का। 22,000 इज़ नथिंग, वही 16-17% अगेन, और 22,000 ऐसा तो है नहीं कि कोई हम 20 साल पहले का लेवल बोल रहे हैं। जून और 24 का ही लेवल है। जो पूरे जून में कितनी बार गया, 21,300, 21,500, 21,700, 21,800, ये सारे लोज़ आप देखेंगे उस ऑरेंज लाइन पे, तो ये सारे जून 24 के लोज़ रहे हैं। तो आप 18 महीने पीछे का तो कुछ भी नंबर बड़ा ही नॉर्मल सा एक नंबर रहता है, और बड़ा नॉर्मल करेक्शन होगा अगर वो आ गया तो। और इवन ईयर का करेक्शन आया तो फिर आप थोड़ा और नीचे जाएँगे। तो वो हम, जैसे मैंने बोला कि वो हम एक एज़ वी गो, वो वील गो विद द फ्लो, और देखेंगे जब हम 22,000 के आस-पास पहुँचेंगे, तब देखेंगे कि अगर व्यू पलटना है कि नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि जब तक 27,000 के ऊपर डिसाइसिव बंद हो रहा है, तब तक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन के और मीडियम रन के आपके रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल नेगेटिव चल रहे हैं। ऊपर की दायरे बहुत कम है, सीमित हैं 1000 पॉइंट, नीचे के दायरे आपके खुले हुए हैं 4000 पॉइंट। तो उस नज़रिए से अगर आप देखेंगे, तो दिमाग में कोई शक-शुबा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कैश बना के बैठेंगे, और जिन्होंने बनाया हो साल के स्टार्ट में, उनको आई थिंक ऑलरेडी फ़ायदा मिल रहा होगा। तो कैश अगर आप बनाएँगे, उस थॉट को आप समझेंगे, और आपको भी लगेगा और आपके एडवाइज़र को भी लगेगा कि ऐसा करना चाहिए, तो करिए। मतलब ये पता है, प्योरली मुझे आपके ऊपर है। याद नहीं आ जी। रही कौन सी इंडस्ट्री के बारे में 80-20 स्कीम बहुत चलती है, 80-20, 90-10 वो मोस्ट ऑफ द स्कीम फेल होती है। जी, जी, जी। 10-12 जी, साल पहले बहुत फेल हुई थी, जब जो भी इसलिए पैसा उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो फिर वो भाग जाता है सीरियसली आदमी यार, लेके। ये 80-20 आपने ऐसा बोला ना, मुझे याद आ गया कि वो स्कीमें फेल बहुत होती हैं। जी, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और मौजे-मस्ती में हम लोग ये बातें इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत कठिन विषय आपको ना लगे। लेकिन ये फैक्ट है कि जी, डेढ़ 2 दर्जन बार 26,000 के ऊपर जाके अगर घूम जा रहा निफ्टी, तो देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। और एक बहुत सीरियस नोट में कहूँ, अब मुझे कोई पॉजिटिव खबर की उम्मीद नहीं है जो आने वाली हो, जो विज़िबल हो। सब आ गई हैं, जी। अब तो कुछ बचा नहीं है, सब कुछ हो गया यार, तो ट्रेड डील भी हो गई। तो अब क्या यहाँ से आगे नहीं पॉजिटिव होगी। हो सकता है जो हमें पता नहीं है। अब कोई अनहोनी चीज़ आ जाए तो अलग बात है। इसलिए नेगेटिव आने की संभावना ज़्यादा है। जी, जैसे जी, बैंकिंग का जब हम लोग रिजल्ट देखते हैं, आप भी देखते होंगे, तो बैंक में पॉजिटिव सरप्राइज होता ही नहीं है, वहां नेगेटिव सरप्राइज ही होता है। भाई बैंक में क्या पॉजिटिव सरप्राइज हो सकता है? आपका लोन वापस मिल गया आपको, ये पॉजिटिव सरप्राइज थोड़ी, तो धंधा है आपका। अगर वो जी, एनपीए हो गया, डिफॉल्ट हो गया, पैसा नहीं दिया, भाग गए, तो नेगेटिव सरप्राइज है। तो बैंकिंग सेक्टर जी, में हमेशा नेगेटिव सरप्राइज ही आता है, वहां कोई पॉजिटिव सरप्राइज कभी नहीं आता। उनको कोई ऑर्डर थोड़ी मिलता है कि अचानक से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। सो वैसे ही मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए कोई पॉजिटिव सरप्राइज बचा नहीं, ना सरकार के पास कुछ टूल है। जो एक उम्मीद थी उसमें उन्होंने नेगेटिव सरप्राइज दे दिया एसटीटी बढ़ा के। तो वैसे ही जी, ट्रेड डील में नेगेटिव सरप्राइज आ सकता है, कि पॉजिटिव तो हमने पढ़ लिया सारे कि ये किया है, अब क्या हो सकता है, यूएस से कुछ हो सकता है। और इस समय इतना जी, वैमनस माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे, कि वो भी एक नेगेटिविटी फैला ही रहा है। मतलब किस लेवल की डिबेट चल रही है उस पर तो बात भी नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक जी, बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है, तो लोगों को बहुत सावधानी से, ध्यान से करना चाहिए। तो ये थी आज की चर्चा सरवीन जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और अब 7 दिन और इंतज़ार करते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है, फिर क्या-क्या लेवल्स जी, बनते हैं। लेकिन इस हफ्ते तो जी, वाक़ई मार्केट ने लोगों को इवन ट्रेड करने का भी मौका नहीं दिया, क्योंकि वो एक ही सीधी लकीर में पूरा दिन ट्रेड करता है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय देखने के। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलेंगे थैंक यू। और एक नई चर्चा शुरू होगी चार्ट के आधार पर।